मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई तो अक्सर पता ही नहीं चलता था कि पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजार लेती थी। लेकिन एक रात पति पास लेटा था। मेरा दिल धक धक करने लगा था। आंखें मलती मलती पति की जगह देवर के पास। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नजर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वो भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने ऊपर की ओर देखा, मेरे होश उड़ गए थे कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी फर्क नहीं था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथों की बनावट भी एक जैसी थी। मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं। मैं अभी इन्हीं बातों में खोई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ, तुम्हारा पति कौन सा है। मैं ये फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या, कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फर्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं विपिन हूँ और ये नितिन, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वो दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं ये नहीं जानती थी कि विपिन का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे बस इतना ही पता था कि उनका भाई है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जुड़वा है। क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि उनका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वो भी यहाँ पर ही सेटल हो जाए, लेकिन वो नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो आदमी विपिन बनकर मेरा हाथ थामे है, कहीं वो मेरा देवर ही ना हो और मजाक में ये सब कह रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी कि जब नितिन बेड से उठा और कहने लगा, यही आपके पति हैं भाभी। मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस अमेरिका चला जाऊंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। तभी विपिन कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। ये देखते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वो मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं विपिन के साथ कुर्सी पर बैठी थी कि नितिन मेरे सामने प्लेट रखकर कहने लगा, ये आमलेट है भाभी, इसे खाकर देखें कि कैसा बना है। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला कि आप इस मामले में बड़ी बदनसीब हैं, क्योंकि विपिन को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता है, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वो बहुत बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा तब तक उसका मुंह चलता रहा। मेरी सास का मिजाज भी बहुत ही दोस्ताना सा था। बहुत जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद विपिन मुझे चंद दिनों के लिए घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। विपिन के साथ गुजरा लम्हा मेरे लिए एक खूबसूरत पल यादगार था। एक बार रात में विपिन के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाजत दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला। सामने विपिन खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वो मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार किया है? इसके बाद वो कहने लगे, चलो अभी मेरे साथ, ये ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन विपिन को शायद ज्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ नितिन बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद
विपिन का जोर से हंसना और वो हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। विपिन ने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। ये सुनकर तो मैं हैरत में सोच में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वो विपिन नहीं बल्कि मेरा देवर नितिन था। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वो विपिन नहीं है। मैंने घूर कर नितिन की तरफ देखा तो वो फिर से हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है तुमने विपिन। मजाल है कि इन्हें शक हुआ हो कि मैं इनका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। ये सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। विपिन मुझे जब भी कहते थे कि वो मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं जल्दी से इनकार कर देती थी। समझ नहीं आता था कि रात को जो आएंगे वो विपिन होंगे या नितिन। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी, मैं उम्मीद से थी। और ये खबर जब विपिन को पता चली तो वो मुझसे ज्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 महीना हो गया है और तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन के बाद जब मुझे विपिन लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, काफी गमगीन लग रही थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो ये हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, देखा, इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए थे। लेकिन वो तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, विपिन, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वो उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, विपिन, आप मुझसे नाराज हैं? मैं मायके में इतने दिन रहकर आई हूँ इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थीं। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार चाहती थी, लेकिन वो तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है मायके जाने का। कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वो कह रही थी कि आपकी वाइफ बहुत कमजोर है, इसीलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। विपिन की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। सुबह जैसे ही विपिन ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही नितिन घर आ गया। वो बड़ा चुपचाप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाजत दे दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे अमेरिका वापस जाना है और वहीं पर ही रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। वो कहने लगा, पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये सुनकर मेरी सास रोने लगी। नितिन उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है ही नहीं। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। नितिन को यहीं पर सेटल हो जाना चाहिए। वो मेरी तरफ देखने और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाइए ना। मैंने कहा कि वो तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वो नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, भाभी, बजाय आप माँ को समझाने के आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दें भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं विपिन से कहूँगा कि वो माँ को समझाए। मुझे हर हाल में अमेरिका जाना है। नितिन ये कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुंह देखकर जाना। ये सुना था कि नितिन ने तड़पकर अपनी माँ की तरफ देखा। वो अब भी आंसू बहा रही थी। नितिन फिर कमरे में चला गया और कुछ देर के बाद वो वापस आए और उसके हाथ में एक फाइल थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज की फाइल है? तुम बाज नहीं आ रहे हो, तुम जाने की तैयारी कर रहे हो ना?
मेरी सास गुस्से में पूछने लगी, नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा। ये सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को विपिन ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगा। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ पर बैठें, मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान को आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। ये कहकर मैंने विपिन के कंधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वो मुझसे पीछे हट गए थे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि विपिन ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, विपिन मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम नितिन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। नितिन के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में मैं इसकी शादी कर दूंगी। ये सुना था कि नितिन ने गुस्से में कहा और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। अगर आपने आगे से ऐसी कोई बात की तो मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा, आप भले ही नाराज हो जाएं। मुझे लगा शायद मेरा देवर अमेरिका में किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतनी गुस्से में ये बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसीलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वो उठ गया और कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद बाहर आ जाता, अपना ख्याल रखा करें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा, क्या अमेरिका में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया। फिर कहने लगा, हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने कहा, अच्छा? ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। वो कहने लगा, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसीलिए आप माँ से कुछ मत कहना, मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ तो कभी भी नितिन को यहाँ से जाने नहीं देगी। चंद महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर फूली नहीं समा रही थी, लेकिन विपिन बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नजरें हटा देता। मेरा बेटा अब 2 महीने का हो चुका था, लेकिन अब भी विपिन सोफे पर ही सोते थे। कहते कि मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने विपिन से कहा कि आज आप मेरे साथ बेड पर ही सोएंगी, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं विपिन नहीं, मैं नितिन हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक वो कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के इस वक्त विपिन ने उसे इजाजत कैसे दे दी थी कि वो मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और विपिन कहाँ है? उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाजत कैसे दे दी थी? ये कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। वो कहने लगा, जब आप मायके गई थी उस वक्त मैं और विपिन गाड़ी से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में विपिन की मौत हो गई थी। ये सुना था कि मैं कई कदम उससे पीछे चली गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वो मुझे मौत की सजा सुना रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो रोजाना। ये कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इस 9 महीने के वक्त में विपिन और नितिन को एक साथ कभी नहीं देखा था। विपिन के ऑफिस जाते ही पीछे से नितिन आ जाता था और रात को विपिन आते तो ये कहते कि नितिन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है और वो खुद ही आकर सो जाएगा। वो कहने लगा
कि मैं पिछले कई महीने से नितिन और मिपिन बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में जरूर आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कभी भी कुछ मत कहिएगा। उनसे कहना कि वो मुझे अमेरिका जाने दे। मैं नितिन बनकर वापस अमेरिका चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर यहाँ रहूंगा विपिन बनकर हमेशा के लिए। उसकी बातें सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने कहा कि तुम कैसे यहाँ पर रह सकते हो। कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, लेकिन ये शादी मेरी माँ की नजर में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही विपिन हूँ और मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकता और ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। और फिर वो मंदिर जाकर शादी करके ले आए और नितिन बनकर हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। 10 साल बीत गए इस बात को। मेरी सास अभी भी यही समझती है कि विपिन ही मेरे पास रहते हैं और नितिन ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।